में। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 कक्षा 9वीं। क्योंकि आपको पता है 50% एमसीक्यू आने हैं पेपर में। अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो 40 मार्क्स के एमसीक्यू उसके अंदर आने वाले हैं। तो किस तरह के एमसीक्यू हो सकते हैं, किस तरह की संभावना है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है। तो संख्या पद्धति जैसे कि पाठ का नाम है, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 2, 3 ऐसे ये सारी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसमें शून्य इंक्लूड नहीं होता, जीरो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो आप देख सकते हैं 1, 5, 7 ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जबकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यह नहीं पूछा है, तो आंसर कौन सा है? बी। तो ये आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या। आगे हमारे पास कथन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पहले तो दोनों में अपन अंतर देख ले। ये कौन सी थी? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं कौन सी थी? 1 से शुरू होती हैं। और बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? इसमें जीरो और इंक्लूड कर दें, 0, 1, 2, 3, तो ये जीरो से शुरू होती है, यानी कि जीरो इसके अंदर जोड़ दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो यहाँ कथन क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जीरो नहीं है। तो जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये जो कथन लिखा हुआ है, क्या यह सत्य है? नहीं, यह असत्य है, यह असत्य है। नेक्स्ट कथन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो यहाँ दो तरह की चीजें बताई गई हैं। एक तो पूर्णांक यानी कि इंटीजर, वो नेगेटिव संख्या भी अगर इसमें जोड़ दें, जीरो भी जोड़ दें और प्राकृतिक संख्याएं भी सारी इसके अंदर इंक्लूड कर दें, तो ये क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। और क्या है इसके अंदर? परिमेय संख्याएं। जब तक आपको संख्याओं के बारे में मालूम नहीं है तो कंफ्यूज आप रहोगे। तो ये होती है p/q की फॉर्म में, और q जो है जीरो के बराबर नहीं होता, यानी कि बटों में ये संख्या होती है। तो यहाँ पर q जीरो के बराबर नहीं होता। मतलब जैसे बटे में 5/2 या यूं कहे अकेला 3 भी लिख लें तो 3 के नीचे तो 1 होता ही है। तो 3/1 भी क्या है? परिमेय संख्या। प्रश्न क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगी। ये तो है पूर्णांक, क्या यह पूर्णांक है? नहीं है, क्योंकि ये बटे में है, इसकी वैल्यू पूर्णांक नहीं आती। तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। हाँ, कुछ जो है परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं। तो ये भी क्या है? असत्य है। ये भी क्या है? असत्य है। 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याएं क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। अब 1 है और 2 है परिमेय संख्या, इसके बीच में आप कोई भी एक संख्या ले लो। 1.5 मतलब 15/10, 5 3 15, 5 दूनी 10। तो 3/2 ये इनके बीच में है, इनके बीच में है, मतलब उसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए और p/q की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ऐसे चेक करेंगे। 5/2 मतलब 2.5, 2.5, तो 2.5 इसके अंदर है? नहीं है। 2/5, 2/5 मतलब भाग करें तो कितना आ जाएगा? 0.4। कितना आ जाएगा? 0। ये भी 1 और 2 के बीच में नहीं है। 7/5 ये आएगी, 7/5। अब देखिए 7 को आप 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, तो 2 बच गया 0, तो 4 5 20, तो कितनी आएगी? 1.4 जो कि इनके बीच में है। तो कौन सा आंसर है? सी। कौन सा आंसर है? सी। p/q की फॉर्म में हो और इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। आगे, निम्न संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या देखनी है जो p/q की फॉर्म में हो। वर्गमूल 3 को नहीं लिख सकते p/q की फॉर्म में, इसमें भी वर्गमूल 3 है, नहीं लिख सकते। अब ये 7 3 3 3 ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो शून्य की बात करें
तो P बटा Q की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा शून्य को? शून्य बटा में एक, शून्य बटा में एक। तो इसका मतलब P बटा Q है और Q 0 के बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे? शून्य एक प्रमेय संख्या है। क्वेश्चन मोल्ड करके भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 एक प्रमेय संख्या है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे पास ये लिखे हुए शून्य एक प्रमेय संख्या है, ये प्रमेय संख्या नहीं है। नहीं ये सत्य है, तो इसलिए यह कथन सत्य नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक तो नेगेटिव भी होते हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, तो यह भी सत्य नहीं है। प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी नहीं है। ये देखिए अभी हमने किया था, ये भी असत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यस। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 होती हैं, 4 ऐसे ऐसे करके, तो पूर्ण संख्याएं भी ये होती हैं। इसका मतलब कौन सा कथन सत्य है? डी। तो इसका आंसर कौन सा है? डी। आगे चलते हैं। 3 और 4 के बीच में प्रमेय संख्याएं, अभी मैंने बताया था, वैल्यू चेक कर ले इनकी, क्या 3 और 4 के बीच में आती है? 27 को 5 से भाग करें तो 5 दशमलव, मतलब 3 और 4 के बीच में नहीं है। इसको करें तो भाग करें तो 6 9 53, 9 से ऊपर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 5 17 बटा 5, 5 3 15, यानी 17 को आप 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15, 2 0 5 चौके 20, 3.4। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है जो 3 और 4 के बीच में आ रही है और P बटा Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यह एक प्रमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं के बीच कितनी प्रमेय संख्याएं होती हैं? कोई भी आप दो संख्याएं लें, मान लो 1 और 2, इसके बीच में कितनी प्रमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं या कितनी प्रमेय संख्याएं होती हैं? तो देखिए बहुत सी वैल्यूज इसके अंदर आ सकती हैं। तो ऐसा नहीं है 1 होगी, ऐसा नहीं है 2 होगी, ऐसा नहीं है 3 होगी, तो इसके अंदर कितनी प्रमेय संख्याएं आप लिख सकते हो? जैसे 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके अनगिनत संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अनगिनत। तो अब बहुत सारी वैल्यूज इसके अंदर लाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 3 और 4 के बीच 3 प्रमेय संख्याएं। 3 और 4, इन दोनों के बीच में 3 प्रमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनकी P बटा Q की फॉर्म में हो और उनकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई करती हो। तो चेक करते हैं। 5 बटा 2 को चेक करें तो कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये पहला आंसर तो नहीं है। आगे 13 बटे में 4, 13 बटा में 4, 4 3 12, ये ठीक है, 3 से ऊपर है। तो 4 बटा 14, 14 बटा 4, ये भी 3 से ऊपर है। 15 बटा 4, ये भी 3 से ऊपर है और 4 से कम, तो आंसर कौन सा रहेगा? बी। तो ये तीनों संख्याएं 3 और 4 के बीच में लाई करती हैं, तो ये आंसर इसका हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 10, वर्गमूल 9, वर्गमूल 9, क्या यह कौन सी संख्या? ये क्या यह परिमेय है? क्या यह अपरिमेय है? तो आपको बता दें अपरिमेय संख्याएं लगभग जिनके ऊपर अंडर रूट होता है वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर तो ये होता 10 वर्गमूल, तो 10 का वर्गमूल तो निकलना नहीं था, तो इसलिए निकलना तो था लेकिन इस तरह से आना था, अभी टर्मिनेटिंग नहीं होना था, तो इसलिए ये तो होगी अपरिमेय। लेकिन 9 का तो वर्गमूल निकल रहा है, जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 3 क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। 3 बटा 1 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 9 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट, अब इसमें से अपरिमेय बतानी है, वही सिस्टम यहां पर अडॉप्ट करेंगे। 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4, तो ये भी परिमेय होगी। 12 बटे 3 का वर्गमूल, 3 चौके 12, तो 4 का वर्गमूल, ये भी परिमेय होगी। आगे 12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको 4 गुना 3 लिखेंगे तो 2 वर्गमूल 3 आएगा, तो इसका मतलब वर्गमूल आसानी से हटने वाला नहीं है। तो इसमें कौन सी है अपरिमेय संख्या? वर्गमूल 12। 100 का भी वर्गमूल निकल जाएगा तो यह भी परिमेय है, तो कौन सी बची फिर? वर्गमूल 12। आगे फिर वैसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 12 में भी यही देखेंगे
P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं 225 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 15। इसी तरह यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0.3796, इसको लिख सकते हैं 3796 बटा में 10,000। क्या लिख सकते हैं 10,000। तो यह संख्या भी P बटा Q की फॉर्म में है, यह भी प्रमेय है। इसी प्रकार इसको भी 747 बटा 100 लिख सकते हैं, P बटा Q हो गया। तो बचा हमारे पास वर्गमूल 23। तो आंसर कौन सा है डी। आंसर कौन सा है डी। आगे चलते हैं, कुछ गुना सीखनी है। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना करें तो कितना आंसर होता है, तो वर्गमूल 3 गुना में 3 होता है, यानी कि 9 का वर्गमूल। 9 के वर्गमूल को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होता है 3। कुल मिला के ये कह सकते हो वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, आंसर कितना आता है 3। तो देख लिया 3 कौन सा है, ये रहा सी। उसके बाद जैसे ये गुणा की थी वर्गमूल 2 गुना में वर्गमूल 3, तो सबके ऊपर वर्गमूल 2 गुना में 3 कितना आ जाएगा वर्गमूल 6। तो 6 का वर्गमूल अब देख सकते हैं कौन सा आंसर है सी। इस प्रकार आज के जो क्वेश्चन है उम्मीद है आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ऐसे ही ये फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट के अंदर और क्वेश्चंस करेंगे और आपको वो भी अच्छे लगेंगे। आपका बहुत बहुत